नमस्कार, जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज करंट प्लस इकोनॉमिक यानी करंट इकोनॉमिक और इकोनॉमिक से संबंधित प्रश्न का 74 वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रचलित कीमतों पर जीवीए में कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन का हिस्सा कितना है? ए 18.33%, बी 20.32%, सी 18.42%, डी 18.97%। इसका सही उत्तर है सी 18.42% जो है वो 2022-2023 में प्रचलित कीमत पर जीवीए में कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन का हिस्सा था। प्रश्न संख्या 2 है, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2022-2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक था? ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ए हरियाणा राज्य में 2022-23 में जो है निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक था स्थिर कीमत पर। प्रश्न संख्या 3 है, वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार बागवानी फसलों का उत्पादन कितना अनुमानित है? ए 325 मिलियन टन, बी 332 मिलियन टन, सी 341 मिलियन टन, सी 351 मिलियन टन। इसका सही उत्तर है डी 351 मिलियन टन जो है बागवानी फसलों का उत्पादन अनुमानित है। प्रश्न संख्या 4 है, वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को उधार अग्रिम ऋण देने के लिए निम्नलिखित में से किसे आधार मानते हैं? ए बेस रेट को, बी रेपो रेट को, सी MCLR को, डी बैंक रेट को। तो इसका सही उत्तर है सी MCLR को जो है वो आधार मानते हैं वाणिज्यिक बैंक। प्रश्न संख्या 5 है, प्रचलित कीमतों पर वर्ष 22-23 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद निम्न में से किस राज्य में अधिकतम रहा? ए तेलंगाना, बी हरियाणा, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ए तेलंगाना। प्रश्न संख्या 6 है, ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स में निम्नलिखित में कौन सा निकाय शामिल नहीं है? ए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जो है ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स में शामिल नहीं है। IBRD यानी विश्व बैंक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके अलावा IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस जो है कॉरपोरेशन जो है ये ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स में शामिल है। कुल 5। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में बागवानी उत्पादों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल से संबंधित अनुमान केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। इन अनुमानों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता? 1 चाय, 2 कॉफी, 3 रबर। कूट में सही उत्तर का चयन करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 एवं 3। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को मई 2016 में संशोधित करके लचीले मुद्रास्फीति लक्षित फ्रेमवर्क को सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं किया गया? ए मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना, बी केंद्र सरकार द्वारा RBI के साथ विचार विमर्श करके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति दर की निचली और ऊपरी सीमा निर्धारित करना, सी नीतिगत दरों का निर्धारण 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाना, डी मौद्रिक नीति समिति में 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाना। इसका सही उत्तर है ए मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना। ये जो है 2016 के मौद्रिक नीति संशोधन में शामिल नहीं था, बल्कि बी, सी और डी तीनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। 1 रेपो दर, बी सांविधिक तरलता अनुपात, सी नकदी पर आरक्षित अनुपात, डी अस्थायी जमा सुविधा, डी MCLR। उपर्युक्त में कौन सी मदें मौद्रिक नीति के उपकरण मानी जाती हैं? कूट में सही उत्तर का चयन करना है तो 9 का ए हो जाएगा सही उत्तर ए 1, 2, 3 एवं 4। रेपो रेट, सांविधिक तरलता अनुपात, नकदी पर आरक्षित अनुपात और अस्थायी जमा सुविधा, ये चारों जो है वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत RBI जारी करती है। प्रश्न संख्या 10 है, तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन सा उपाय सर्वाधिक कारगर रहता है? ए रेपो रेट में वृद्धि करना, 2 नकदी पर आरक्षित अनुपात में कमी करना, सी सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि करना, 4 सरकारी प्रतिभूतियों का खुले बाजार में जो है क्रय करना, खुले बाजार से क्रय करना। सही उत्तर का चयन कीजिए कूट में
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 एवं 3। 1 एवं 3 का मतलब है कि रेपो रेट में वृद्धि करना और सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि करना। ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किया गया मौद्रिक नीति में प्रयास होता है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ए नोट निर्गमन, बी विदेशी विनिमय की प्रारक्षित निधियों का रखरखाव, सी सिक्कों की ढलाई करवाना, डी वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण एवं विनियमन करना। तो इसका सही उत्तर है सी सिक्कों की ढलाई करवाना। ये आरबीआई का कार्य नहीं है। बाकी शेष नोट का निर्गमन करना, विदेशी मुद्रा भंडार का देखरेख करना और वाणिज्यिक बैंकों का परीक्षण करना, ये आरबीआई का कार्य है। प्रश्न संख्या 12 है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में किस देश को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है? ए वेनेजुएला, बी दक्षिणी सूडान, सी सीरिया, डी सोमालिया। तो इसका सही उत्तर है डी सोमालिया। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा साख मुद्रा का सृजन नहीं किया जाता? ए वाणिज्यिक बैंक, बी सहकारी बैंक, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही उत्तर है डी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साख मुद्रा का सृजन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये भारत की केंद्रीय बैंक है, आम लोगों का ये बैंक नहीं है। प्रश्न संख्या 14 है, अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में कमोडिटी एक्सचेंज निम्नलिखित में किस निकाय के विनिमयकारी दायरे में है? विनिमयकारी दायरे में है। ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, सी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, डी वाणिज्य मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है सी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के विनिमय मानक दायरे में जो है कमोडिटी एक्सचेंज आता है। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना किस वर्ष लागू की गई? ए 2020, 2021, बी 2020, सी 2019, डी 2018। तो इसका सही उत्तर है ए 2021 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकपाल योजना प्रारंभ की। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में निम्नलिखित में कौन से बैंक ग्राहकों को उधार अग्रिम ऋण देने का कार्य नहीं करते? ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी लोकल एरिया बैंक, सी पेमेंट्स बैंक, डी गैर अनुसूचित बैंक। तो इसका सही उत्तर है सी जो पेमेंट्स बैंक होते हैं वो ग्राहकों को उधार या अग्रिम या ऋण देने का कार्य नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। एक जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष योजना, बी चुनाव बॉन्ड योजना, सी राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंधन एवं विविध प्रावधान योजना, डी एकीकृत लोकपाल योजना। दी गई योजनाओं के प्रारंभ किए जाने के वर्ष के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? क्रम में सजाना है उस योजना को। इसका सही उत्तर है ए 3, 1, 2 एवं 4। 3, 1, 2 एवं 4 यानी राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन एवं विविध योजना सबसे पहले, उसके बाद जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता योजना, उसके बाद जो है 2 नंबर में चुनाव बॉन्ड योजना, उसके बाद एकीकृत लोकपाल योजना। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में विदेशी विनिमय कोषों की अभिरक्षा और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, सी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा जो है आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष की देखरेख रखरखाव की जाती है। प्रश्न संख्या 19 है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी ऑयल इंडिया लिमिटेड, डी रेल विकास निगम लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है सी ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया अगस्त 2023 में। प्रश्न संख्या 20 है, अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी जिसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया कौन सी है? ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, सी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, डी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है डी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को जो है वो नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया अगस्त 2023 ईस्वी में मिनी रत्न के स्थान पर। प्रश्न संख्या 21 है, 1 जुलाई 2023 को निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ऋणदाता कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का विलय निम्न में से किस कंपनी या निकाय में हो गया? ए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, बी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सी राष्ट्रीय आवास बैंक, डी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है बी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में जो है वो एचडीएफसी लिमिटेड का विलय हो गया। प्रश्न संख्या 22 है, विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 के लिए देशों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे नीचे प्रति व्यक्ति आय वाला देश माना गया है?
ए प्रति व्यक्ति आय 1135 अमेरिकी डॉलर या उससे कम। बी प्रति व्यक्ति आय 2015 अमेरिकी डॉलर या उससे कम। सी प्रति व्यक्ति आय 2045 अमेरिकी डॉलर या उससे कम। डी प्रति व्यक्ति आय 4465 अमेरिकी डॉलर या उससे कम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए प्रति व्यक्ति आय 1135 अमेरिकी डॉलर या उससे कम वाले व्यक्ति को विश्व बैंक ने जो है नीचे प्रति व्यक्ति आय वाले देश की श्रेणी में रखा है। प्रश्न संख्या 23 है, अंकटाड UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 23 के अनुसार 2022 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रवाह की वैश्विक रैंकिंग में भारत का रैंक कौन सा रहा? ए 8वां, बी 9वां, सी 10वां, डी 11वां। तो इसका सही उत्तर है ए 8वां स्थान जो है अंकटाड रिपोर्ट में भारत का रहा 2022 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अप्रवाह में। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार भारतीय रुपये को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए प्रयासरत है। ऐसा होने पर निम्नलिखित में कौन सा लाभ होगा? एक, भारतीय नागरिक और निवासी नागरिकों और निकायों से घरेलू करेंसी रुपया में व्यापार कर सकेंगे। 2, लेन देन की लागत कम हो जाएगी। 3, विनिमय दर जोखिम महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाएगी। 4, वित्तीय लागत कम हो जाएगी। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर है डी, चारों विकल्प इनमें से सही है। प्रश्न संख्या 25 है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी की 50वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो तथा हॉर्स ट्रेडिंग पर करारोपण की दर कितनी हो गई है? ए 5%, बी 12%, सी 18%, डी 28%। तो इसका सही उत्तर है डी 28% जो है वो इन तीनों ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स ट्रेडिंग पर जीएसटी की रेट हो गई है। प्रश्न संख्या 26 है, संयुक्त राष्ट्र के 5 निकायों के सहयोग से तैयार की गई स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के कितने लोगों की भोजन तक सतत पहुंच नहीं है? ए 2 अरब, बी 2.2 अरब, सी 2.4 अरब, डी 2.6 अरब। तो इसका सही उत्तर है सी 2.4 अरब लोगों तक भोजन यानी खाद्यान्न की सतत पहुँच नहीं है। ऐसा संयुक्त राष्ट्र के स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 23 में कहा गया है। प्रश्न संख्या 27 है, सीमा पार भुगतान स्थानीय करेंसियों में किए जाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता 15 जुलाई 23 को हुआ? ये दक्षिण अफ्रीका, बी सऊदी अरब, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी ग्रीस। तो इसका सही उत्तर है सी संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने यह समझौता किया। प्रश्न संख्या 28 है, मई 2023 में भारत और डैश ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से लेन देन के लिए जाने हेतु समझौता किया है। ए फ्रांस, बी ब्राजील, सी नाइजीरिया, डी कुवैत। तो इसका सही उत्तर है ए फ्रांस के साथ भारत ने यूपीआई समझौते पर यूपीआई के द्वारा लेन देन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। प्रश्न संख्या 29 है, जुलाई 2023 में संसद द्वारा पारित जन विश्वास विधेयक 23 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1, इस विधेयक द्वारा 19 मंत्रालयों के 42 कानूनों के 183 प्रावधानों को संशोधित किया गया। 2, सर्वाधिक संशोधन भारतीय दंड संहिता में किए गए। 3, लघु एवं औबलिक अथवा प्रक्रियागत अपराधों पर सजा के प्रावधान समाप्त कर दिए गए। 4, सजा के स्थान पर आर्थिक दंड के प्रावधान किए गए। उपर्युक्त में कौन सा विकल्प सही है? कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ए 1, 3 एवं 4। सिर्फ 2 नंबर विकल्प इसका गलत है। सर्वाधिक संशोधन भारतीय दंड संहिता में किए गए, ये विकल्प गलत है। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट एसबीआई इको रैप के अनुमानों के अनुसार किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? ये 2027-28, बी 2028-29, सी 2029-30, सी 2030-31। इसका सही उत्तर है ए 2027-28 तक भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। प्रश्न संख्या 31 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.97 ट्रिलियन रुपये परिव्यय की प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव PLI योजना को मंजूरी 23 में प्रदान की। इस योजना में कितने क्षेत्र शामिल है? ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। इसका सही उत्तर है डी 14 क्षेत्र जो है वो प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव योजना में शामिल है। प्रश्न संख्या 32 है, भारत सरकार द्वारा 2 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई विवाद से विश्वास 2 योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है? ये सरकारी विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी फर्मों / व्यक्तियों के बीच संविदात्मक विवादों के निपटारे से।
बी गैर संज्ञेय अपराधों के न्यायालय से बाहर समाधानों से, सी आयकर एवं निगम कर के विवादों के समाधानों से, डी खानों से जुड़े विवादों के समाधानों से। तो इसका सही उत्तर है ए सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी फर्मों व्यक्तियों के बीच संविदात्मक विवादों के निपटारे से करने के लिए जो है वो विवाद से विश्वास 2 योजना जो है वो भारत सरकार ने लॉन्च की। प्रश्न संख्या 33 है, इम्पावर हर जर्नी कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह कार्यक्रम सामाजिक इंटरप्राइज इनक्यूबेटर बिलीग्रो और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। 2, यह कार्यक्रम बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए वित्तीय अंतराल को पाटते हुए डिजिटल उपकरणों तक पहुंच बढ़ाकर महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिए जाने पर लक्षित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 34 है, वर्ष 2023 में भारत को पशु स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय से 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलने पर सहमति बनी है? ए खाद्य एवं कृषि संगठन, बी विश्व बैंक, सी G20 पेंडेमिक कोष, डी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो इसका सही उत्तर है सी G20 पेंडेमिक कोष। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर विचार कीजिए। पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, 3 यूनिसेफ, 4 अंकटाड। उपर्युक्त में कौन से निकाय विश्व व्यापार संगठन के साथ कतिपय मामलों पर आपस में सहयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 एवं 4। इसमें सिर्फ यूनिसेफ शामिल नहीं है, बाकी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और अंकटाड। प्रश्न संख्या 36 है, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार सेवाओं के व्यापार में वैश्विक रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है? ए 12, बी 9, सी 7, डी 5। तो इसका सही उत्तर है सी, भारत जो है 7वें स्थान पर है विश्व रैंकिंग में विश्व व्यापार संगठन के अनुसार सेवाओं के व्यापार में। प्रश्न संख्या 37 है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2033 के अनुसार वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत की रैंक कौन सी है? 2023 होगा, गलती से ये 33 लिखा गया, 2023। ए 9, बी 14, सी 18, डी 24। तो इसका सही उत्तर है सी, 18वां स्थान पर जो है वो भारत जो है वैश्विक निर्यात में है। प्रश्न संख्या 38 है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 23 के अनुसार वस्तुओं के वैश्विक आयात में भारत की रैंक कौन सी है? ए 16, बी 11, सी 10, डी 9। तो इसका सही उत्तर है डी, आयात में भारत जो है विश्व में जो है रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। प्रश्न संख्या 39 है, वर्ष 2023 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में कौन सी दाल को भारत दाल के रूप में बिकवाने का निर्णय लिया? ए चना, बी अरहर, सी मूंग, डी उड़द। तो इसका सही उत्तर है ए, चना दाल को भारत सरकार ने भारत दाल के रूप में बेचवाने का निर्णय लिया है वर्ष 2023 में। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित दालों पर विचार कीजिए। 1 चना, 2 अरहर, 3 उड़द, 4 मूंग, 5 मसूर। उपर्युक्त में कौन सी दालों के बफर स्टॉक भारत सरकार द्वारा रखे जाते हैं? कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है सभी दालों का भारत सरकार बफर स्टॉक यानी कि बड़ा भंडारण रखती है। प्रश्न संख्या 41 है, वर्ष 2022-23 में भारत के चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितने प्रतिशत था? ए 1%, बी 1.5%, सी 2%, डी 2.5%। इसका सही उत्तर है सी 2% जो है वो घाटा था। चालू खाते का घाटा जो GDP का है वो 2% रहा 2022-23 में। प्रश्न संख्या 42 है, UPI लाइट से नियर फील्ड कम्युनिकेशन के द्वारा ऑफलाइन पेमेंट की सीमा सितंबर 2023 में कितनी थी? ए 200 रुपया, बी 300, डी 400, सी 400, डी 500। तो इसका सही उत्तर है डी 500 रुपया जो है वो पेमेंट की सीमा निश्चित की गई दिसंबर 2023 ईस्वी में नियर फील्ड कम्युनिकेशन के द्वारा। प्रश्न संख्या 43 है, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत देश में कितने औद्योगिक गलियारा परियोजनाएं विकसित की जानी है? ए 4, बी 5, सी 9, डी 11। तो इसका सही उत्तर है डी 11 जो है कॉरिडोर जो है गलियारा जो है वो औद्योगिक गलियारा परियोजना विकसित की जानी है राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत।
प्रश्न संख्या 44 है, ए हेल्प कार्यक्रम का संबंध निम्न में किससे है? ए वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से, बी पशुधन स्वास्थ्य एवं पशुधन विकास से, सी मानव तस्करी रोकने से, डी दिव्यांग जनों के कल्याण से। तो इसका सही उत्तर है बी पशुधन स्वास्थ्य एवं पशुधन विकास से जो है वो ए हेल्प कार्यक्रम का संबंध है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए ऑगमेंटिंग द सिटी बस सर्विसेज, बी ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स, 3 फीडर बस सर्विस। उपर्युक्त में कौन सी पहल पीएम ई बस सेवा कार्यक्रम का हिस्सा है? कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2 यानी कि ए ऑगमेंटेड द सिटी बस सर्विसेज और ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स, ये पीएम ई बस सेवा कार्यक्रम का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित कार्यक्रम या पहलों पर विचार कीजिए। ए फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम, 2 इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एवं शिक्षा जागरूकता फेज कार्यक्रम, 3 यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, 4 नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, 5 भाषिनी। उपर्युक्त में से कितने कार्यक्रम भारत सरकार के विस्तारित डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सभी विकल्प, 5 विकल्प इसमें जो है वो सही है। ये सभी जो है भारत सरकार के विस्तारित डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 47 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है और सत्य? ए यह योजना वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी और अनूठी पहल है। बी खाता धारक 2 लाख का जीवन बीमा होता है खाता धारक को। सी खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड निःशुल्क दिया जाता है। डी अगस्त 2023 के अंत तक 50 करोड़ से अधिक खाते इस योजना में खोले गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी खाता धारकों को 2 लाख का जीवन बीमा होता है। ये विकल्प गलत है प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, बाकी ए सी और डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 48 है, ग्लोबल ग्रेडेड रिलेटिव डिप्राइवेशन इंडेक्स GRDI के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए इसका प्रयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बहुआयामी निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। बी यह सूचकांक संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सामाजिक आर्थिक डाटा एवं अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। सी इस सूचकांक द्वारा भारत में वंचितता की स्थिति के आकलन हेतु 2010 से 20 तक के आंकड़ों को प्रयुक्त किया गया है। डी वंचितता का माप करने वाले GRDI का सर्वाधिक मान मेघालय में तथा सबसे कम संशासित क्षेत्र जो है चंडीगढ़ में है। इसका सही उत्तर है ए इसका प्रयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बहुआयामी निर्धनता का अनुमान करने के लिए किया गया है GRDI का। प्रश्न संख्या 49 है, संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा विकसित ग्लोबल ग्रेडेड रिलेटिव डिप्राइवेशन इंडेक्स GRDI 23 के मान के घटते क्रम सबसे अधिक से सबसे कम की ओर में राज्यों का कौन सा क्रम सही है? ए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश, बी मेघालय राजस्थान मिजोरम मध्य प्रदेश, सी मध्य प्रदेश राजस्थान मेघालय मिजोरम, डी छत्तीसगढ़ मेघालय राजस्थान मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मेघालय राजस्थान मिजोरम और मध्य प्रदेश जो है ये GRDI में जो है वो सबसे अधिक से सबसे कम की ओर घटते हुए राज्य का क्रम है मेघालय राजस्थान मिजोरम मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 50 है, ग्लोबल ग्रेडेड रिलेटिव डिप्राइवेशन इंडेक्स GRDI निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा विकसित किया गया? ए विश्व बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी नासा के सामाजिक आर्थिक डाटा एवं अनुप्रयोग केंद्र, डी नीति आयोग। इसका सही उत्तर है सी नासा के सामाजिक आर्थिक डाटा एवं अनुप्रयोग केंद्र। प्रश्न संख्या 51 है, 22 अगस्त 2023 को लॉन्च किए गए भारत NCAP का संबंध निम्न में किससे है? ए पेट्रोल/डीजल चालित वाहनों द्वारा उत्सर्जित गैसों के मापन मानक से, बी कारों मोटरों वाहनों की सुरक्षा मानक से, सी स्वचालित वाहनों को लॉन्च किए जाने से, डी नाभिकीय संयंत्रों की सुरक्षा से। इसका सही उत्तर है बी कारों/मोटर वाहनों की सुरक्षा मानकों से भारत NCAP का संबंध है। प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए। 1 बिग डाटा एनालिसिस, 2 क्लाउड कंप्यूटिंग, 3 कृत्रिम मेघा, 4 मशीन लर्निंग। उपर्युक्त में कौन सी प्रौद्योगिकियां वैश्विक स्तर पर वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही है? कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सारो विकल्प जो है इसमें सही है, जो वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही है। प्रश्न संख्या 53 है,
राष्ट्रीय आवास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, आवास ऋण क्षेत्र में राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक शीर्ष निकाय है। 2, आवास वित्त कंपनियों का पर्यवेक्षण राष्ट्रीय आवास बैंक के क्षेत्राधिकार में है। 3, राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्तीय क्षेत्र का विनियामक है। 4, राष्ट्रीय आवास बैंक एक विकास बैंक है। उपर्युक्त में कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर का चयन करना है कूट में। तो इसका सही उत्तर है 1, 2 एवं 4 यानी 1, यानी कि आवास ऋण क्षेत्र में राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक शीर्ष निकाय है। आवास वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षण राष्ट्रीय आवास बैंक के क्षेत्राधिकार में है और राष्ट्रीय विकास बैंक एक विकास बैंक है। प्रश्न संख्या 54 है, बैंकिंग क्षेत्र में पर्यवेक्षक सुरक्षात्मक उपायों की 5वीं लाइन है। पर्यवेक्षण सुरक्षात्मक उपायों की 5वीं लाइन है, यह निम्नलिखित के अतिरिक्त घेरा है। 1, व्यवसाय परिचालन। 2, जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन। 3, आंतरिक ऑडिटिंग। 4, बाह्य ऑडिट। 5, विनियमन। 6, इक्विटी धारक। बैंकों के कार्यों पर निगाह रखने को 4 प्रमुख घेरों में कौन शामिल है? कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4, यानी कि व्यवसाय परिचालन, जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन, आंतरिक ऑडिट, बाह्य ऑडिट, ये 4 घेरा है और 5वां घेरा जो है पर्यवेक्षण सुरक्षात्मक माना गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया ए। प्रश्न संख्या 55 है, नई विदेश व्यापार नीति 2023 के उपागम के प्रमुख स्तंभ है। ए, प्रोत्साहन से छूट को और बढ़ाना। 2, गठबंधनों, निर्यातकों, राज्य, जिलों, भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन। 3, व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबारी लागत में कमी तथा ई पहल। 4, उभरते क्षेत्र निर्यात हबों के रूप में ई कॉमर्स जिले तथा इस्कोमेट नीति को विवेकपूर्ण बनाना। उपर्युक्त में कौन सा विदेश व्यापार नीति 2023 में शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4, ये चारों विकल्प जो है ये जो है विदेश व्यापार नीति 2023 में शामिल है। प्रश्न संख्या 56 है, SCOMET का संबंध निम्न में किससे है? ए, नई विदेश व्यापार नीति 23। बी, मौद्रिक नीति उपकरण। सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20। डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। इसका सही उत्तर है ए, नई विदेश व्यापार नीति 2023। SCOMET ये शॉर्ट नेम है। प्रश्न संख्या 56 है, प्रश्न संख्या 57 है, 1 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में निर्यात उत्कृष्टता के शहरों की संख्या कितनी है? ए, 39, बी, 41, सी, 43, डी, 45। इसका सही उत्तर है सी, 43 शहर जो है वो 1 सितंबर 23 तक भारत में निर्यात उत्कृष्टता के शहर थे, 43। प्रश्न संख्या 58 है, नई विदेश व्यापार नीति 2023 में घोषित निर्यात उत्कृष्टता के शहर के संदर्भ में निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। 1, फरीदाबाद। 2, मिर्जापुर। 3, लखनऊ। 4, मुरादाबाद। 5, वाराणसी। 6, भागलपुर। उपर्युक्त में कौन से शहर को नई विदेश व्यापार नीति 23 में निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, 1, 2, 4 एवं 5, यानी कि फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। प्रश्न संख्या 59 है, नई विदेश व्यापार नीति 23 के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? 1, यह एक गतिशील नीति है। बी, यह पूरी तरह से खुली नीति है। सी, इसकी अवधि 2023-24 से 27-28 तक है। डी, यह प्रोसेस री इंजीनियरिंग तथा ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका सही उत्तर है सी, इसकी अवधि 2023-24 से 2027-28 तक है। ये गलत है इसके बारे में। बाकी यह एक गतिशील नीति है, यह पूरी तरह से खुली नीति है और यह प्रोसेस री इंजीनियरिंग तथा ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित करती है, ये सही है। प्रश्न संख्या 60 है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह एक संवैधानिक निकाय है। बी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी, केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा सभी राज्यों तथा केंद्रशासित क्षेत्र के वित्त मंत्री इसके पदेन सदस्य हैं। डी, किसी विषय पर मतदान होने की स्थिति में केंद्र के मत का भार 1/3 है। इसका सही उत्तर है बी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये जीएसटी काउंसिल के बारे में गलत है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष जो हैं वो पदेन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 61 है,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को उसके अधीन विनियमित निकायों पर आर्थिक दंड लगाने का अधिकार है? एक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, दो, आरबीआई अधिनियम 1934, सी, भुगतान एवं समाधान प्रणाली अधिनियम 2007, फोर, क्रेडिट सूचना कंपनियां विनियमन अधिनियम 2005। कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एवं 4। ये चारों विकल्प जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम 1973 के स्थान पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 पारित किया गया। तो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 1 जून 2000 से लागू हुआ। सही कूट का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों विकल्प शामिल है। विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम FERA हुआ जो 73 में लाया गया था, उसके स्थान पर 1999 में FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। प्रश्न संख्या 63 है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए, भारत सरकार, बी, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड, सी, संघ लोक सेवा आयोग, डी, वित्तीय सेवाएं संस्थान ब्यूरो। इसका सही उत्तर है ए, भारत सरकार के द्वारा जो है RBI के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। प्रश्न संख्या 64 है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों, अध्यक्ष CEO प्रबंध निदेशक का चयन किसके द्वारा किया जाता है? एक, संघ लोक सेवा आयोग, बी, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड, सी, वित्तीय सेवाएं संस्थान ब्यूरो, डी, वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर है सी, वित्तीय सेवाएं संस्थान ब्यूरो के द्वारा जो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी भारत सरकार के बैंकों के हेड का चयन किया जाता है। प्रश्न संख्या 65 है, 31 अगस्त 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? ए, 21, बी, 19, सी, 16, डी, 12। इसका सही उत्तर है डी, 12 बैंक जो है 31 अगस्त 2023 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे यानी सरकारी बैंक थे। प्रश्न संख्या 66 है, 31 अगस्त 23 के स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के बैंकों और उसकी संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 12, बी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 43, सी, स्मॉल फाइनेंस बैंक 12, डी, पेमेंट्स बैंक 6। इसका सही उत्तर है डी, पेमेंट्स बैंक 6। ये विकल्प ये जो है सही नहीं है। बाकी 31 अगस्त 23 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 43 थे और स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 थे। प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित में किस प्रकार का बैंक ग्राहकों को ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करता? ए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी, पेमेंट्स बैंक, सी, लोकल एरिया बैंक, डी, अनुसूचित बैंक। तो इसका सही उत्तर है बी, पेमेंट्स बैंक। ये प्रश्न जो है वो रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 68 है, भारत में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रबा किस वित्तीय वर्ष में रहा है? ए, 2020-21, बी, 2019-20, सी, 2022-23, डी, 2021-22। तो इसका सही उत्तर है डी, 2021-2022 ईस्वी में भारत में सर्वाधिक FDI रहा है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। एक, सरकारी मार्ग / स्वचालित मार्ग / अधिग्रहण मार्ग से इक्विटी। 2, अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी। 3, पुनर्निवेशित आय। उपर्युक्त में से किसे कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह के आगणन में शामिल किया जाता है? कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2 एवं 3, यानी कि दोनों को जो है वो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह के आगणन में यानी उसमें गणना उसकी की जाती है। प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, करारोपण, 2, सार्वजनिक व्यय, 3, सार्वजनिक ऋण, 4, घाटा वित्तीयन, 5, खुले बाजार की क्रियाएं। उनभुक्त में से कौन सी मद राजकोषीय नीति का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर कूट में सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चारों, 1, 2, 3 एवं 4। करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, घाटा वित्तीयन, ये सभी जो है राजकोषीय नीति का हिस्सा है। खुले बाजार की क्रियाएं जो है वो मौद्रिक नीति का हिस्सा है, मौद्रिक एवं साख नीति का, जो RBI द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 71 है, निम्न में से किसे बृहत मुद्रा M3 के आगणन में शामिल नहीं किया जाता? ए, जनता के पास करेंसी, बी, बैंकिंग प्रणाली में मांग जमाएं एवं शाब्दिक जमाएं, 3, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, 4, डाकघर बचत बैंकों में जमा धनराशि। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, डाकघर बचत बैंकों में जमा धनराशि जो है वो M3 मुद्रा में शामिल गणना नहीं की जाती है।
बाकी ए बी सी तीनों विकल्प सही है और यही M3 मुद्रा सबसे बड़ी मुद्रा मानी जाती है। भारत में RBI ने मुद्रा को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है, M, M1, M2, M3 और M4। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत सरकार द्वारा मौद्रिक नीति के संदर्भ में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की निचली और ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। यह 5 वर्षों के लिए होती है। 2. 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 26 तक की 5 वर्षीय अवधि के लिए मुद्रास्फीति को 4% से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 3. मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत रेपो दर का निर्धारण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। 4. मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्य में 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। उपर्युक्त में से चारों विकल्प जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 73 है, 5 अक्टूबर 2020 को राजपत्र में यानी गजट में घोषित मौद्रिक नीति समिति में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे नामित नहीं किया गया है? ए. प्रोफेसर आसिमा गोयल, बी. प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, सी. प्रोफेसर पम्मी दुआ, डी. डॉक्टर शशांक भीरे। इसका सही उत्तर है सी, प्रोफेसर पम्मी दुआ। इनको जो है सरकार द्वारा नामित नहीं किया गया है मौद्रिक नीति समिति में। भारत सरकार के द्वारा जो 3 मौद्रिक नीति समिति में सदस्य को नामित किया जाता है उनमें प्रोफेसर आसिमा गोयल है, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा है, डॉक्टर शशांक भीरे हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 74, रिटेल डायरेक्ट योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की गई है? ए. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बी. उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, सी. भारतीय रिजर्व बैंक, डी. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका सही उत्तर है सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है RBI के द्वारा रिटेल डायरेक्ट योजना घोषित की गई है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।